नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। यह है हमारा खास सेक्शन, खास मुलाकात। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में मौजूद ये मोबाइल दुनिया को एक नए तरीके से देखने का नजरिया दे रहा है। अब जो फिल्में हम थिएटर में देखने के लिए जाते थे, वे फिल्में हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल पर ही दिखने को मिल रही हैं। वेब सीरीज के आ जाने के बाद, OTT प्लेटफॉर्म्स के आ जाने के बाद सिनेमा का स्वरूप भी बदला है और इस नई दुनिया में प्रवेश करने वाले कलाकारों की सोच भी बदली हुई है। वेब सीरीज की इस दुनिया को, अभिनय की इस दुनिया को समझने के लिए आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में कई वेब सीरीज में नजर आने वाले जाने माने एक्टर प्रांजल पटेरिया। प्रांजल पटेरिया से बातचीत शुरू करूं इसके पहले उनके बारे में कुछ बता दूं। वे हाल ही में किरण राव के द्वारा निर्देशित फिल्म, जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, लापता लेडीज में नजर आए थे। इसके साथ हाल ही में अमेजन प्राइम पर उनकी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम दुपहिया है, काफ़ी सराहना बटोर रही है। इसके साथ ही वे बध, गुल्लक, पुस्तक, -31 और मामला लीगल है जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। प्रांजल पटेरिया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से रिश्ता रखते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर वाले हिस्से से वो आते हैं, यहाँ के रंगकर्मी रहे हैं और फिर मुंबई में कुछ वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। प्रांजल से इस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश आज के इस इंटरव्यू में होगी। प्रांजल, बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू में। थैंक यू भैया, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो ये कि आपकी खुद की यात्रा कैसे शुरू हुई थी? थिएटर में कैसे पहुंचे, उसके बाद सिनेमा तक कैसे पहुंचे? तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। हाँ। और 2013 में गांधी आश्रम में वर्कशॉप की थी शिवेन सर के मार्गदर्शन में। सो वहाँ से नाटक रंगमंच का सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद 2016 से 20 ग्रेजुएशन की ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय से स्नातक रंगमंच में। फिर उसके बाद एक वेब सीरीज़ का ऑडिशन आया था जो कुछ दोस्त बना रहे थे, इंडिपेंडेंट थी, पैसे कम थे। तो हमारा शुरू से यही रहा है कि बस काम करना, ये बताओ कैसे होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने ऑडिशन भेजा और हमने ऑडिशन दिया और वो हो गया। तो उस वजह से उसका नाम, वेब सीरीज़ का नाम पुस्तक है और उस वजह से फिर मुंबई जाने का मौका मिला। तो थिएटर से पहले अभिनय को समझा और फिर उसके बाद थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और फिर सीधा ऑडिशन के साथ क्लिक कर गए। जब वहाँ पहुँचे तो माहौल कैसा था? आप बुंदेलखंड के एक युवा हैं। मुंबई बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत नई जगह होती है। क्या देखा, क्या फ़र्क पाया वहाँ? जैसे बोलते हैं कि मुंबई शहर जो है वो ना आपको बुलाता है और जब तक उसको रखना होगा तब तक वो आपको रखेगा। तो पुस्तक की वजह से गए थे और उसके डायरेक्टर थे नयन पचौरी। तो वहाँ पे ऐसे कोई जानने वाला था नहीं, सिर्फ वही थे। तो उन्होंने अपने घर पे 3 महीने रखा हमें और उसकी डबिंग वगैरह की। वहाँ से फिर स्विगी का ऐड करने का मौका मिला। ऐसे धीरे धीरे ना चीज़ें सही हो गई और अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। तो और वो शुरू से रहा है ये कि हमें कुछ भी कामों में बुला लो, एक्टिंग मत करवाना, लाइट लगवा लेना, ट्राइपॉड पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो उन्होंने बुलाया और उसके बाद फिर थोड़ी पैसे आ गए तो वहाँ पे शिफ्ट हुए, घर ले लिया और फिर चीज़ें शुरू हो गई। वाह, हम आगे बढ़ेंगे आपकी यात्रा में भी, लेकिन आपने कहा कि आपने अभिनय को थोड़ा पढ़ा भी है। ग्वालियर गए आप, वहाँ पढ़ते रहे इसको। अभिनय के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? पहले तो हम सुनते थे कि दिलीप कुमार घर से भाग के हीरो बने थे, राज कपूर, धर्मेंद्र, ये सब तो घर से पढ़ाई छोड़कर भागे थे और हीरो बन गए थे। अब क्या क्या मौजूद है अभिनय जगत में जाने के लिए पढ़ाई के स्तर पर? नहीं, ये सच्चाई तो है कि हीरो बनने के लिए घर से तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी भागे ही थे लड़के। तो हुआ यूँ, पढ़ाई का ये कि एक्टिंग में ना 2 प्रकार से थ्योरी है, एक इंडियन कल्चर की और एक वेस्ट कल्चर की। तो पढ़ाई में ये हो जाता है कि आपको वहाँ के एक्टिंग की क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से किसी कैरेक्टर को तैयार करते हैं, या उनके रंगमंच का क्या इतिहास है। अपने इंडिया में जैसे कि नाट्य शास्त्र करके 5वां वेद माना जाता, तो वो सारा पढ़ना ज़रूरी होता कि भौं कितने प्रकार से आप कर सकते, आपके इमोशंस कितने प्रकार के होते। तो कोई इमोशंस आपको नहीं आ रहा तो उसकी एक्सरसाइजें हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। और रहा साहित्य का सवाल, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी इमेजिनेशन ना खुल जाती है
कि आपने हो सकता कई बार ऐसे किरदार या जिंदगी के अनुभव हैं जो आपने जिए ही नहीं है, तो आप जब पढ़ते हो तो आपको याद रहता है कि यार हमने वो पढ़ा था, वो प्रेमचंद जी की कहानी में ऐसा था, तो शायद इस तरीके से है या वैसा लिखा है, गाँव की है, तो आप रिलेट कर पाते हो। और वो जो आपने एक्टिंग के दौरान एक्सरसाइजें की हैं उससे वो इमोशन जो आपसे नहीं आ रहे वो आप निकालने में हेल्पफुल हो जाती है। तो कहने का मतलब एक पढ़ा लिखा लड़का या लड़की ज्यादा अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बजाय थोड़ा उन्होंने साहित्य और इसको कम पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी नई जो एक दुनिया खुली है आप जैसे कलाकारों के लिए, वेब सीरीज या ओटीटी के जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये कितना अलग हैं जो मुख्य धारा का सिनेमा है उससे? मोटे मोटे 5-6 अगर फर्क आपको बताने हो तो। सिनेमा और पर्दे के सिनेमा के लिए और ओटीटी में बहुत ज़्यादा वैसे अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों देखने का माध्यम है। टेक्निकली अंतर है, जैसे कि पहला ये कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो फिल्म आपकी थिएटर में देखने जाएंगे। शाहरुख खान के लिए लोग फिल्म थिएटर में जाएंगे देखने के लिए, लेकिन हो सकता कि मनोज बाजपेयी या जयदीप अहलावत के लिए लोग नहीं जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। दूसरा अंतर है कि ओटीटी में ना सारा हैंडओवर जो है वो ओटीटी के हाथ में होता है, ऑडिशन से लेके, लुक टेस्ट से लेके, कॉस्ट्यूम, एपिसोड का एडिट, टीजर, ट्रेलर, मार्केटिंग कैसी होगी, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें। और फिल्म में ये रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स हैं या फाइनल कॉल डायरेक्टर का ही होता है कि भाई ये एक्टर हमको चाहिए तो चाहिए, लेकिन ओटीटी में ऐसा है नहीं। तो ये 2-3 अंतर हैं। पैसों का बहुत फर्क है, क्योंकि वो फिल्म जो है पर्दे का वो चेहरे पे चलती है और ओटीटी अभी जो है वो कंटेंट पे चल रहा है। तो अगर आपकी कहानी है तो नए लड़के के लिए भी वेलकम है ऐसा। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में होता है कि एक्टर को पैसे कितने मिलते होंगे, ये कैसे तय होते होंगे कि किसको कितने पैसे मिलने हैं? एक कोई बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्टार है, उसके पैसे कैसे तय होते हैं? एक कोई थोड़ा बहुत काम किया है जिसने, जैसे आप हैं, उसके पैसे कैसे तय होते हैं? और एक बिल्कुल फ्रेश कोई चेहरा है, उसने अभी काम नहीं किया, उसको कितने पैसे मिलते होंगे? तो ये पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। मतलब जब हमने पहली दफ़ा काम किया था तो 1100 रुपये मिले थे हमें वध के लिए, और वो भी ऐसा था कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, लेकिन वो प्रोडक्शन से फ़ोन आ गया कि यार आपके पैसे हैं, तो हमने कहा अच्छा मतलब मिलने थे हमें, ऐसा हो गया। और अभी प्रोडक्शन पैसे का ये कि प्रोडक्शन में एक डिपार्टमेंट होता है ईपी का जो पैसे का हिसाब किताब करता है। और वो एक्टरों से बात करते हैं कि भाई आपका 10 दिन का काम है और हमारा बजट ये है, जो नए लोग होंगे। तो उसने बोला अब जिसको काम चाहिए, और उसने बोला कि यार 10,000 ही मिल रहा है, 10 दिन का काम 1 लाख हो गया, तो 3 महीने निकल जाएंगे मुंबई के, तो लोग कर लेते हैं। जैसे और जो बहुत बड़े स्टार्स हैं तो फिल्मों में तो उनका ये कि शेयर्स रहते हैं अभी तो, या फिर 8 करोड़ 12 करोड़ इस तरीके से बातें होती हैं। और ओटीटी में परसेंट के हिसाब से रहता है। अच्छा, हाँ, कि मतलब कि साइनिंग अमाउंट इतने % होगी, फिर जब फिल्म का या कहानी का 50% हिस्सा शूट हो जाएगा तो आपको इतने % पैसे मिलेंगे। डबिंग के लिए हम रोक के रखेंगे आपका 10 या 20% कि जब शो का डब हो जाएगा तब हम आपको वो पैसे देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सीन कट गए और उन्होंने देखा तो लोग नहीं कहेंगे भाई हम नहीं करेंगे, तो लोग पैसे भी दबा के रखते हैं। तो ये अलग पॉलिसी है पूरी। और अभी हमारे तो ऐसा है कि लोग हैं जो बातचीत करते हैं, तो हम तो मांगते जितना मांग पाएं, और उनका होता है कि सामने वाले को कम देना जितना कम में आ जाए, तो ये चलती है। तो कुल मिला के वो माथा देखकर चंदन लगाने वाली बात है कि जो जितने में बात हो जाए। इसकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जैसे पॉलिसी होती है वर्कर्स की कि भाई इस तरह के कुशल लोगों को इतना पेमेंट मिलेगा, इस तरह का कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक कास्टिंग बड़ा प्रोसेस होता है कि चुना कैसे जाता है कि भाई इस आदमी को स्क्रीन पर वकील के तौर पे दिखाएंगे तो ये वकील ठीक लगेगा, ये पुलिस इंस्पेक्टर ठीक लगेगा, ये पॉलिटिशियन ठीक लगेगा। तो जो कास्टिंग होती है, चेहरे चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुंबई में, बहुत सारी एजेंसीज हैं, कास्टिंग कंपनी है। तो प्रोड्यूसर या राइटर वो है कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करते हैं, वो अपनी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनने रिक्वायरमेंट दी कि 20 एक्टर हमको चाहिए इस रोल में, और वो इस तरीके से होना चाहिए, एक पतला होना चाहिए, बाल बड़े होना चाहिए, एक थोड़ा बल्कि होना चाहिए, और हो सकता है चेहरे में दाग हों। तो इस तरीके से ब्रीफ रहते हैं, और एक्टर अपने ऑडिशन या इंट्रोडक्शन दे आते हैं, फोटोज़ होती हैं, उसमें से छांटते हैं वो कि ये है। तो उनको स्क्रिप्ट भेजेंगे, वो अपना ऑडिशन बनाएंगे, या तो ऑनलाइन बनाएंगे घर से, या आपको ऑफिस जाना होगा। फिर उस हिसाब से तय होता है कि ये लोग, इतने 4 लोग इसमें फाइनल हैं, और इन 4 का 4 के अच्छे ऑडिशन है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 लोग ये शॉर्ट लिस्टेड हैं। फिर उसमें पहले से बात होगी
उसने कहा कि यार 50,000 लेंगे, तो फिर प्रोडक्शन ने कहा यार इन 3 से ही बात कर लो, थोड़ा वो कम अच्छा एक्टर भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। तो पता चला 10 वाले ने काम कर लिया, 50 वाले को नहीं मिला। तो ये सारी पॉलिसी है कास्टिंग की। मतलब वो एक जो थीम होती है वो तो पहले डायरेक्टर देता है कास्टिंग डायरेक्टर को। हाँ। और फिर कास्टिंग डायरेक्टर का ये काम है कि वो उसको सारे एक्टर चुनकर देगा। हाँ। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जब वेब सीरीज का निर्माण होता है, और उस निर्माण के तल पर कहानियों का चयन कैसे होता है? क्योंकि आपने लगभग 10-12 कहानियों को जिया है, उनमें आप हिस्सा रहे हो। लापता लेडीज़ जैसी कहानियाँ, कैसे ये कहानियाँ पहुँच रही हैं? क्योंकि कंटेंट ही हीरो है, ऐसा कहा जाता है ओटीटी में। तो ये कंटेंट का जो लेखन है ये कैसे पहुँच रहा है लोगों तक? हाँ, लोगों तक नहीं, सिनेमा मतलब उन प्रोडक्शन हाउसेस तक कैसे पहुंच रहा है? ये नीचे से कैसे पहुंचने का प्रोसेस क्या है? तो अभी बहुत आसान हो गया मामला, जैसे कि अभी सोशल मीडिया हो गया है, तो लोगों तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारे माध्यम हो गए हैं कि किसी को पहुंचना है तो इंस्टा पे आप पिंग कर दो, लिंक्डइन पे आप सर्च कर लो, प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट पे मेल कर दो, और मिलना भी आसान हो गया क्योंकि इतने इवेंट होते हैं मुंबई जैसे शहर में, या गोवा में फिल्म फेस्टिवल होता है तो वहाँ फिल्म मार्केट लगता है, तो वहाँ पे भी अपनी आप कहानियाँ पहुँचा सकते हैं। और स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन जो मुंबई में है वो एक उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कॉम्पिटिशन करवाते हैं। अच्छा। जिसमें आपको अपनी कहानी का नरेशन देना पड़ता है, सारे प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े जूरी मेंबर के लोग बैठे रहते हैं। हाँ। और आपको 10 या 5 मिनट मिलते हैं, तो आपको अपनी कहानी सुनानी उस पर्टिकुलर टाइम में, और अगर उनको पसंद आएगी तो फिर वो आगे डील होगी। ओके, ठीक है। आपने कुछ काम साउथ की इंडस्ट्री के लिए भी अभी किया है। हाँ। दोनों इंडस्ट्री में क्या फर्क देखा आपने? मेन स्ट्रीम जो हमारी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, और साउथ की इंडस्ट्री में, इसमें फर्क क्या देखते हैं? तो एक तो पहली दफ़ा साउथ का काम करा है, तेलुगु फिल्म है, हिट 3 नाम है, जो 1 मई को आएगी। हाँ। और तो बहुत फ़र्क है। उनका काम का ना ड्यूरेशन फिक्स है। हाँ। कि मतलब 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो 8 घंटे में वो काम करेंगे। हाँ। मतलब 7 बजे का कैमरा रोल का टाइम है तो 7 बजे हो जाएगा। हाँ। अमूमन हिंदी सिनेमा में ये हो जाता है कि 7-10 भी हो सकते हैं, 7:30 भी हो जाते, क्योंकि लोग ओवर टाइम करते हैं तो पता चला 18 घंटे ही शूट कर लिया। वहाँ पे फिक्स है, खाने के लेके, पहनने को लेके। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये लगी ना कि वहाँ पे मुंबई में साउथ में ना क्लैप यूज़ नहीं करते शॉट्स के लिए कि ये टेक नंबर है, ये शॉट नंबर अच्छा। है। और वहीं पे डायरेक्टर के बगल में एक एडिटर बैठा है जो शॉट होके हुआ उसने सट से लगाया। हाँ। और वो देखना उसने कि यार ये सही है, या कुछ मिसमैच होगा तो तुरंत ले लेंगे। अच्छा। साउथ में क्लैप यूज़ नहीं करते। और साउथ में सिंक साउंड यूज़ नहीं करते, साउथ में डबिंग होती है, जो कि मुंबई में होती नहीं। मुंबई में हिंदी सिनेमा में नहीं होती डबिंग, बहुत कम। एडिटिंग में अगर 1-2 सीन या 1-2 पोर्शन निकल आए तो डबिंग होगी। अच्छा। हाँ, और साउथ में ये भी है कि सारा ऑडियो रियल ऑडियो ही उठाते हैं। हाँ हाँ, हिंदी सिनेमा में जो भी जितने भी हमने काम किए हैं उन सारे के सारे में ना सिंक साउंड होता है। अच्छा। वो आपको मतलब लापता में भी डबिंग के लिए 2 ही डायलॉग डब किए थे हमारे, बाकी पूरा ओरिजिनल था, जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। सिंक साउंड से मैं क्या समझ पा रहा हूँ, वो माइक ऊपर लटका रहता है, माइक रहता है। हाँ, वो बूम माइक होता है वो, और आपको इधर पर लेपल लगाया जाता है जो आपको दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, ट्रांसमीटर पीछे रहता, तो वो सिंक साउंड होता है। तो वो पोस्ट में ना क्लीन होके निकल आता है। लेकिन साउथ में ऐसा है नहीं, साउथ में डब ही होता है, वहाँ पे सिंक साउंड का सिस्टम है नहीं। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक फ़र्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंबई में बड़ा स्ट्रगल है। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है हीरो बनने के लिए। क्या स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल को कैसे आप देखते हैं? आपने खुद के जीवन में कैसे देखा? और वहाँ जो कलाकार, जो एक्टर बनने जाते हैं लोग, या आपको सुन के बहुत सारे लोग मुंबई भागेंगे, तो उनको क्या क्या देखने को मिलेगा स्ट्रगल के नाम पे, वो भी बताइए थोड़ा। वैसे तो मतलब वैसे सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी डेस्टिनी है। तो हमारा ऐसा कि ऊपर वाले ने बना दी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें हो गई, और वो अभी भी सब चल ही रहा है, क्योंकि अपने हाथ में मेहनत है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी स्ट्रगल अगर देखा जाए तो मेनली तो ये है कि आपके रहने का, कि पता चला कि बहुत सारे अभी भी दोस्त हैं जो एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, 8x2 का, मान लो 8x4 का, उसमें 6 लोग रह रहे हैं, और उसका रेंट भी 18-20 हज़ार रुपये है। आप सोचो, ये एक मेन स्ट्रगल है। फिर उसमें आपको ऑडिशन देने जाना है, तो आपको ट्रैवल का भी देखना है, अगर दूर है, पैसे नहीं तो आपको पैदल जाना है, फिर आपको अच्छे कपड़े भी पहनने हैं क्योंकि ऑडिशन है, आपको परफ्यूम भी रखना है क्योंकि अगर स्मेल आ रही है तो लोग आपसे दूर ही होंगे। तो ये खाना, मतलब ये कि लोग खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन वो परफ्यूम जरूर रखेगा, वो फेस वॉश जरूर रखेगा। तो मेन स्ट्रगल ये है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, मतलब बहुत क्लीशे सा है ये कि अच्छा दिखाने के लिए,
लेकिन ये अब है तो पता नहीं बदलेगा कब बदलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिंग एक्टर के भीतर इनबॉर्न होती है, पैदाइशी लोग कलाकार होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्टिंग सिखा रही हैं, कला को सिखा रही हैं। तो ये दो चीज़ें कैसे हैं? मतलब क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे रणवीर कपूर हैं, वो फिल्म खानदान से ही आते हैं, तो वो बचपन से ही सेट पे जा रहे हैं, बचपन से ही वो माहौल में बड़े हुए हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं जहन में आई जाएंगी चीज़ें। और हमारे जैसे हमसे कोई मतलब है नहीं है बैकग्राउंड कोई, तो पता है किसी ने बोला कि इधर से ना 7 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो आप पहली दफ़ा नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब आप लगे रहोगे तो एक दिन वो 7 सेकंड में आप पहुँच ही जाओगे। तो अवेयर होना ज़रूरी है, किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन हमसे किताबें पढ़ना होता नहीं, हमें लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना ज़्यादा मिलो, तो सबके सीखने के तरीके हैं, कोई पहाड़ों पे भी बैठ के सीख सकता है, कोई लोगों से मिल के भी सीख सकता है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म आए तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी जो है एक्टर बन गए। कोई बाबा जी की आवाज़ पे जो है लिपसिंग कर रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में और आप जैसे एक्टर्स की दुनिया में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क तो यही है कि जिस दिन इंस्टा बंद हो जाएगा, ये वहीं रुक जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। अच्छा, पहला फ़र्क तो यही है। और इनका ना सारा का सारा ना 30 सेकंड के लिए होता है, मतलब अगर शायद ये सुबह उठते होंगे और सोने के पहले तक इनका पूरा शेड्यूल ना 30 सेकंड का होता होगा कि ये 30 सेकंड का कंटेंट बनाना है और सो जाना है। एक्टर का ये कि स्क्रिप्ट मिली है, मेहनत करनी है, एक चीज़ है कि वहाँ पहुँचना है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और जब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर आ गए तो अभी ऐसा प्रोड्यूसर्स का भी हो गया ना कि यार वो 2 मिलियन फॉलोवर हैं, तो 2 मिलियन लोग उसके लिए देखेंगे, इसलिए उसको ले लो। तो इस चक्कर में ना कंटेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा है। 1-2 शोज़ है, 1-2 फिल्में जो आती हैं जो लोग देख पाते हैं, जैसे लापता लेडीज़ या जो भी दोपहिया शो आ रहा है उसकी तारीफ हो रही है, पंचायत है। तो ये तभी है कि कंटेंट अच्छा है, मेन तो कंटेंट ही है। आप नए लड़के को लाके भी करोगे और कंटेंट अच्छा होगा तो उसकी बात पहुँचेगी लोगों तक। अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपका आने वाला हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो दर्शकों को अपने? सिविल लाइंस करके एक वेब सीरीज़ है जो सोनी लिव पे आएगी, और अभी मतलब कुछ समय बाद मिट्टी करके एक शो है जो अमेज़ॉन MX जो अभी मर्ज हुआ है उस पर आएगा। साउथ की फिल्म है हिट 3 जो 1 मई को 2025 को सिनेमाघरों में रहेगी। नौसिखिए करके एक फिल्म है, उसका बहुत वेट है क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब ऐसे प्रियदर्शन का सिनेमा आपको याद आएगा उससे। तो वैसी कहानी है। बाकी 2-3 प्रोजेक्ट्स और लाइन अप हैं, तो चीज़ें चल रही हैं अभी, अब देखते हैं, पता नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल, आप जिस दुनिया से निकल के और ये OTT वाली दुनिया में या सिनेमा की दुनिया में पहुंचे वो थी थिएटर की दुनिया। थिएटर और सिनेमा में क्या फ़र्क आप देखते हैं? दोनों तरह के लोग आपको सुनेंगे, उस फ़र्क को जानना चाहेंगे, और आपने थिएटर से क्या सीखा और उस सीखने का उपयोग सिनेमा की दुनिया में कैसे किया? तो थिएटर का तो ये है कि आपका 1-1.5 घंटे का प्ले है, तो आपको ना उसकी 30 दिन आपने रिहर्सल की और वो आपको 1 दिन करना, उसमें कोई कट एक्शन नहीं है। एक बार एक्शन है तो फिर सीधा ही कट है, बीच में कुछ भी गड़बड़ करो, वैसा वाला मामला है। तो उससे ही फ़ायदा ये हुआ है थिएटर करने से कि ना कि अगर सीन में ना आपको 10 पेज का डायलॉग है फिल्म में या 10 लाइन का मोनोलॉग है, तो आपको वो याद करने में टाइम नहीं जाता है। अभी ऐसा होता है कि देखा पढ़ा और समझ गए कि अच्छा ये इमोशन है, इससे ये बात होनी है, और वो हो जाता है। एक तो ये फ़र्क है कि आप मतलब हमने सीखा उससे कि आसान हो गई चीज़ें। दूसरा ये कि इम्प्रोवाइजेशन में बहुत आसान हो जाता है कि पता है कि 2 लोग हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है सीन में, तो पता नहीं सामने वाला कर सकता। सीनियर एक्टर जैसे यशपाल सर के साथ अभी जो काम करा था उसमें बड़ा मजा आया था। उन्होंने 1-2 बार ऐसा करा कि हमें समझ में नहीं आया कि ये कैसे, फिर हमने समझा कि अरे इनकी ये की है, तो अवेयर हो गए हम, तो फिर हमें भी बहुत आसान हो गया। तो कोई एक्टर है जो एकदम से स्पॉन्टेनियस कुछ कर दे, आपको नहीं पता है, तो आप उसके लिए हेल्पफुल हो जाता। तो ये आप थिएटर से सीख के और सिनेमा में अप्लाई कर सकते चीज़ें। दूसरा ये कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो थिएटर की जो भी एक्सरसाइज है ना वो सिनेमा एक्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये दोनों चीज़ें हैं ना आपको समझ में नहीं आती जब, लेकिन आप अपना काम स्क्रीन पे देखते तो पता चलता कि अरे ये इतना हेल्पफुल है। चलिए ठीक है, तो प्रांजल की इसी बात से इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं कि सिनेमा के किसी बड़े हीरो को घर पे देखकर आपको घर से बैग लेके नहीं भागना है। अगर एक्टिंग की दुनिया में या सिनेमा की दुनिया में ही नाम कमाना है तो थोड़ा थिएटर करिए, थोड़ा किताबें पढ़िए, अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाइए और फिर बैग लगाकर निकल जाइए मुंबई। हो सकता है आपकी किस्मत मुंबई में चमक जाए।
वेब सीरीज की दुनिया, सिनेमा की दुनिया की बारीकियां क्या हैं, वो इस इंटरव्यू में हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। पसंद आए तो इस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।